नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपना कल का टॉपिक चल रहा था संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, और उसमें हमने कल विधि निर्माण के बारे में चर्चा कर रहे थे। और विधि निर्माण में मैंने बात कर ली थी कि एक सदन से जब पारित हो जाता है कोई विधेयक तो दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन से भी यदि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास, और यदि वो नहीं हो पाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन में जब वो बिल या विधेयक पास हो जाता है फिर क्या होता है, तो विधेयक राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। देखिए, दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तथा राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत इस विधेयक पर अपनी सहमति या हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ही दोनों सदनों से विधेयक पारित हो गया, पारित होने के बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत उस पर हस्ताक्षर कर देगा, और हस्ताक्षर होते ही यह विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस संसद भेज सकता है। लेकिन यदि संसद इस विधेयक को पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। लेकिन यह हस्ताक्षर राष्ट्रपति कब तक करे, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह राष्ट्रपति की वीटो पावर कहलाती है। भाई सिंपल सी बात मैंने बताई कि विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने ठीक लगा, साइन किए, क्या बन गया, कानून। लेकिन यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस कहां भेज सकता है, संसद में।
और संसद क्या करती है, दोबारा से क्या कर दे, इसको पारित। तो जब दोबारा विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति से दोबारा वापस नहीं भेज सकता, दोबारा उसे उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। लेकिन यह हस्ताक्षर कब तक करे, 1 दिन में, 10 दिन में, साल, 2 साल, इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे पेंडिंग में डाल सकता है। और ये जो शक्ति है राष्ट्रपति की, कौन सी कहलाती है, राष्ट्रपति की जेबी पावर या वीटो पावर कहलाती है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। तो इसी के साथ ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है विधि निर्माण की कि किस प्रकार से कानून का निर्माण होता है संसद में, किसी एक सदन में, फिर दूसरे सदन में, फिर संयुक्त अधिवेशन। यदि इस परिस्थिति पैदा होती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और लास्ट में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी विधि निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है। इस तरीके से संसद में क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। तो ये हमारा संसद का पहला कार्य था, विधि निर्माण करना। अगला दूसरा काम है भाई हमारी संसद का वित्तीय कार्य। दूसरा है वित्तीय कार्य। देखिए, संसद संपूर्ण देश का एक वित्त वर्षीय लेखा जोखा तैयार कर प्रस्तुत व पारित करती है। संविधान के अनुच्छेद 109 तथा 110 में वित्त विधेयक से संबंधित चर्चा की गई है। वित्त विधेयक को संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तथा लोकसभा से पारित होने के बाद ही इससे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती तथा इस विधेयक को अपने पास अधिकतम 14 दिन तक रख सकती है।
14 दिन बाद वित्त विधेयक राज्यसभा से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अर्थात वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। देखो भाई, हमारी जो संसद है पूरे देश का जो 1 वर्षीय वित्तीय लेखा जोखा होता है, उस लेखे जोखे को क्या करती है, तैयार करती है। अर्थात कितने रुपए कहाँ से आएंगे, कहाँ लगाने हैं, क्या योजना है, किस प्रकार से धन लगाया जाएगा, करों में क्या कटौती की जाएगी, क्या बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस सारे का लेखा जोखा हमारी कौन तैयार करती है, संसद तैयार करती है। तैयार करके प्रस्तुत करती है और प्रस्तुत करने के बाद इसे पारित भी करती है। संविधान में जो वित्त विधेयक से संबंधित जो भी चर्चा की गई है वो 2 अनुच्छेदों में मिलती है, अनुच्छेद 109 और 110 में। जो वित्त विधेयक होता है वह संसद में सबसे पहले किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही उसे संसद में, कहाँ पर, लोकसभा में। ये ध्यान रखना कि वित्त विधेयक को पहले सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में। राज्यसभा में पहले इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो सीधे ही राष्ट्रपति की अनुमति से कहाँ प्रस्तुत करेंगे, लोकसभा में, और लोकसभा से पारित होने के बाद ही इसे कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा में। अब देखो, राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती, ना तो इस विधेयक में संशोधन कर सकती है, ना इसे अस्वीकार कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कितने दिन तक रख सकती है, 14 दिन। 14 दिन का टाइम निकलते ही यह विधेयक अपने आप ही क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। इसलिए वित्त विधेयक से संबंधित राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती है। सारा एकाधिकार किसका होता है, लोकसभा का होता है। तो ये थी हमारी संसद की दूसरी शक्ति और कार्य। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा है भाई संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। संविधान संशोधन संबंधी कार्य। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 में समय समय पर संविधान में संशोधन किए जाते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही चलाई जाती है। अर्थात संविधान में कोई भी संशोधन करना है, कोई भी संशोधन करना है तो यह संशोधन संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही मान्य होता है।
संविधान के अधिकांश संशोधन संसद में ही संपन्न हो जाते हैं। कुछ ही ऐसे संशोधन होते हैं जिस पर संसद की सहमति के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं की सहमति का होना भी अनिवार्य होता है। इस प्रकार संविधान संशोधन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका संसद की होती है। ठीक है मित्रों, देखिए क्या होता है, जैसा कि हम संविधान को जब पढ़ते हैं तो संविधान की एक धारा है कौन सी, 368। उसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि संविधान में संशोधन करना है, फेरबदल करना है, नए नियम जोड़ने हैं, पुराने नियम हटाने हैं, तो उसके लिए समय समय पर संविधान में क्या किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, 368। लेकिन ये संशोधन करेगा कौन, तो संविधान में संशोधन जो करने की शक्ति प्रदान की गई है वो किसको प्रदान की गई है, संसद को। अर्थात संविधान में यदि कोई भी संशोधन होगा, फेरबदल होगा, तो वो कहाँ से प्रारंभ होगा, संसद से ही प्रारंभ होगा। मतलब कि कोई भी संशोधन करना है तो उस संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों से उसका पारित होना अनिवार्य होता है, तभी वो संशोधन मान्य होगा। देखो क्या होता है, अधिकतर जो संशोधन होते हैं वो संसद द्वारा ही संपन्न हो जाते हैं, अर्थात संसद के दोनों सदनों से पारित, तो संशोधन कंप्लीट। लेकिन कुछ एक ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें संसद की सहमति के साथ साथ जो हमारे राज्य विधानसभाएं हैं, उन राज्य विधानसभाओं की आधी से अधिक राज्य विधानसभाओं की सहमति का होना भी जरूरी। जैसे कि भारत में कुल जो विधानसभाएं हैं कितनी है, 31 हैं। कितनी है, 31 विधानसभाएं। तो इसका हम आधा करें तो लगभग 16 प्लस के 16 से अधिक राज्य विधानसभाएं जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक वह संशोधन कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अपना जीएसटी का था, तो जीएसटी का जो संशोधन था उसमें 17 विधानसभाओं ने अपनी क्या दी थी, सहमति दी थी, तभी ये जीएसटी का संशोधन पारित हो पाया था। तो कुछ एक ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें संसद की सहमति के साथ साथ राज्य विधानसभाओं की सहमति का होना भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, संसद की होती है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और इसी के साथ अपना चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। बाकी चीज़ें हम अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे। तो यहीं तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं।